मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदी समालोचना के सबसे बड़े हस्ताक्षर डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर जी, आप जितने बड़े आलोचक हैं उतनी ज़्यादा आपकी आलोचना होती है। कई लोग कहते हैं कि आप मठाधीश हैं, मठ चलाते हैं। तो इस पर आप किस रूप में सफाई देंगे, और जब इस तरह की आलोचना होती है तो कैसा लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि ये भी जी प्यार करने का एक दूसरा ढंग है। जी जी लड़ते उसी से हैं जिसको प्यार करते हैं। जी 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 जिससे प्यार हो ही नहीं तो लड़ाई काहे की होगी? उस समय तो मौन रहेगा ना, आप अपनी जगह हम अपनी जगह। जी। तो अशोक वाजपेयी ने तो कहा कि हाँ मैं मठाधीश हूँ, क्या आप ये नहीं कहते कि आप भी मठाधीश हैं? कहाँ का मठ? जी कोई मठ हो तब ना मठाधीश। विश्वविद्यालय में से अवकाश ले चुका हूँ जी जी और वहाँ मैं एक तरह से प्रोफेसर एमेरिटस हूँ, तो अब भी वहाँ मैं संबंध मेरा बना हुआ है। इसलिए गोष्ठियों में जाना, सभाओं में जाना, जी अपने विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता हूँ और इस तरह से अपने को तरोताज़ा रखता हूँ। जी जी क्योंकि बैठे बैठे आदमी जी पंगु हो जाता है। जी बहुत दिनों तक चुप रहें तो जबान नहीं चलती है। इसलिए जब तक जिंदा हैं तब तक हाथ पांव जब तक चल रहे हैं तो जबान भी चले और कलम भी चले। चलिए ठीक है, आपका अपना कोई मठ नहीं है, लेकिन आपको अगर लोग मठाधीश के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ लोगों के मठ उजाड़े हैं? किन किन लोगों के मठ आपने उजाड़े? मठ हो तब न उजाड़े हम। अच्छा, ना आपका कोई मठ है ना आपने कोई मठ उजाड़ा। हाँ, किसका मठ उजाड़ना है? हो तो मठ ही नहीं है। और भारत में भ्रष्टाचारियों के मठ को कैसे तोड़ा जाए नामवर जी? देखिए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है जी वो कलम से नहीं दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ी ताकत तो आपके हाथ में है आजकल, मीडिया की। जी और मीडिया जो भूमिका अदा कर रही है जी मैं समझता हूँ कि वही कामयाब हो सकती है। क्योंकि अब संसद और विधानसभा परिषद से काम नहीं चलने वाला है। सबसे लोकप्रिय ताकत मीडिया के पास, और जिससे नेता लोग भी घबराते हैं और नेता लोग भी उससे घबराते तो हैं नामवर जी, लेकिन सुधरते नहीं हैं। वो अपना काम जैसे पहले करते आ रहे थे उसी तरह से कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार की इंटेंसिटी जो है और बढ़ा दी है मुल्क में। आज अभी दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन उतना ही घबराते हैं। जी इस समय इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया के पास जो ताकत है जी वो और कहीं नहीं है। वोटर बेचारा बैठा हुआ है। तो आप ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मठ को मीडिया तोड़ सकता है? तोड़ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ एक मुहावरा चलता है, भूत तो उस लौंग में है जिससे आप झाड़ रहे हैं। वो भूत भागेगा कैसे? हालत यह है, मुझे क्षमा कीजिएगा, कि वो जो भ्रष्टाचार का भूत है वो खुद मीडिया में बैठा हुआ है। इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? बहुत से लोगों ने, कई मीडिया है जिसको अपने कब्जे पे कर रखा है। हर राजनीतिक दल की पहुंच है, दखल है, और वे उसको किसी न किसी तरह रिश्वत दे करके अपने पक्ष में करने की कोई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नामवर जी, बिहार की सरकार पर भी ये आरोप है, आप तक भी खबरें पहुंचती होंगी, आप लगातार अक्सर बिहार आते भी हैं, बाहर भी रहते हैं, तो खबरें पहुंचती होंगी। मार्कंडेय काटजू का भी बयान था। क्या आप मानते हैं कि बिहार में भी मीडिया पर एक किस्म की सेंसरशिप है? सेंसरशिप ही मीडिया पर कब्जा करने का तरीका नहीं है। सेंसरशिप तो सरकारी तंत्र है, वो एक है घूस। पैसे दे करके मीडिया को खरीदते हैं। विज्ञापन अगर न हो तो मीडिया चले कैसे? ये विज्ञापन कौन देता है, क्यों देता है? जो देने वाला विज्ञापन है उसकी भी अपनी पॉलिटिक्स है जी। इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। केवल सरकारी नहीं, बल्कि आजकल सरकारी मीडिया देखता कौन है? प्राइवेट मीडिया चल रहा है, वही देखा जाता है जी। और गैर सरकारी सरकार के हाथ में है नहीं, पैसे वालों के हाथ में है जी। जिन कोयला खदानों को लेकर के दंगा हो रहा है जी, उन कोयला खदाने वालों जो खरीदने वाले हैं उसे, और जिन्होंने खरीदा है, जो खदान ले सकते हैं, तो पैसा कहाँ लगाते हैं, किसको देते हैं? किसी को तो देते होंगे जी। इसीलिए ये मामला उछाला भी गया है, इसी तरह से मामला दबाया भी जाएगा। तो जहाँ तक मीडिया की भूमिका का सवाल है,
उसके लिए मैं नहीं जानता कि प्राइवेट पर तो कोई सेंसरशिप नहीं। मैं समझता हूँ ये अपने लाभ और लोभ की वजह से दबाव में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ये हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आते भी हैं, कुछ खबरें भी आती हैं ऐसी। ठीक है नामवर जी, एक शिगुफा हवा में उछला हुआ है कि एक जन लोकपाल बिल अगर बन जाए, एक जन लोकपाल कानून बन जाए तो भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या आप भी इस थ्योरी को खरीदने वालों में से हैं? सवाल यह है कि उसका नाम तो जन लोकपाल बिल होगा जी, लेकिन उसकी धाराएं क्या होंगी और किसकी कितना पावर होगा, जी जी जब तक उसे न देखेंगे जी। आएगा जरूर जन लोकपाल, लेकिन वो कैसा होगा। अन्ना भी एक जन लोकपाल बिल चाहते थे, लेकिन जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं बना, आपने देखा। तो आप अन्ना के जन लोकपाल बिल का समर्थन करते हैं नामवर जी? नहीं, अन्ना ने जब खुद ही मैदान छोड़ दिया तो हम अब समर्थन करने वाले कौन होते जी। जिस अन्ना ने खुद छोड़ दिया, मालूम होगा कि कितने गंभीर थे वो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले देखें कि जन लोकपाल बिल के पास दांत हैं कि नहीं है। मैं तो उसके दांत देखना चाहता हूँ, जी जी। मैं उसके जीभ नहीं देखना चाहता। तो दांत वाला कानून आपको लगता है कि सरकार बनाएगी किसी दिन? ना, मुझे नहीं उम्मीद है, नहीं बनाएगी। आजकल स्वच्छ राजनीतिक विकल्प देने की बात की जाती है कि संसद में बहुत सारे बाहुबली हैं, धनबली हैं, पूंजीपति हैं, आपराधिक चरित्र के लोग हैं, तो इसके लिए लोग कहते हैं कि स्वच्छ राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत है। जो साफ सुथरे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो चुनाव लड़ें और संसद में पहुंचे। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि साफ सुथरे लोग जाना ही नहीं पसंद करेंगे। क्यों? तो सफाई कौन करेगा फिर? सफाई तो यानी हम ही लोग करेंगे। जी जी। देश हमारा है। बाहर रह के करेंगे, अंदर जाके करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, अंदर जाकर के करना पड़ेगा, बाहर से नहीं होता। तो आप ये कहेंगे कि हिंदी के लेखकों को, कवियों को, पत्रकारों को हाँ? राजनीति में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव लड़ना ही राजनीति में जाना नहीं है। राजनीतिक कार्य करने कलम के द्वारा भी किया जा सकता है, जी जी। लेखक संगठनों के द्वारा किया जा सकता है, नाटक के द्वारा किया जा सकता है, फिल्म के द्वारा किया जा सकता है, संगीत के द्वारा किया जा सकता है। हमारे पास यही हथियार है। तो हिंदी के लेखकों के राजनीति में जाने का आप समर्थन नहीं करते हैं? ना, नहीं करते हैं। वो राजनीतिक साहित्यिक माध्यम हमारा है, हम अपने माध्यम का इस्तेमाल करें। खुद एक बार आप चुनाव लड़ चुके हैं 1959 में। हाँ, सीपीआई से। जी जी। लगता है अनुभव आपका बहुत अच्छा नहीं रहा। नहीं, वो किस्सा बिल्कुल दूसरा था जी। मैं जीत सकता था जी लेकिन मैं तो लोहिया के खिलाफ खड़ा था जी। लोहिया मैदान से भाग गए और उन्होंने प्रभु नारायण सिंह को और पूरी पार्टी को जात का रूप दे दिया जी। और कहा कि भाई ये राजपूत है, चलो राजपूत को के खिलाफ कर दो, अपने आप जीत जाएगा। नक्शा बहुत साफ था। तो समाजवादी पार्टी जो ऐसा कर रही हो, कास्ट पॉलिटिक्स कर रही हो, जी जी। तो उसमें तो मालूम ही था। आप चंदौली से लड़े थे, क्या हुआ था, कैसे ये मुहूर्त बन गया कि नामवर सिंह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के खिलाफ चुनाव के मैदान में खड़े हो गए? क्योंकि लोहिया जी कम्युनिस्ट पार्टी घोर एंटी कम्युनिस्ट थे जी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि उनके खिलाफ तो हम लड़ेंगे और मुख्य नारा था कि आपका तो क्षेत्र नहीं है, आपने बनारस में काम तो कभी कुछ किया नहीं जी। इसलिए हम इसी क्षेत्र के एक नौजवान को खड़ा करते हैं जो साहित्यकार है, पॉलिटिशियन भी नहीं है। खड़ा किया, बहुत अच्छी हवा बनी थी। तब लोहिया मैदान से भाग गए। अच्छा। आखिरी दिन उनको कास्ट पॉलिटिक्स की, क्योंकि जिस जाति का मैं उसी जाति के प्रभु नारायण सिंह, तो पॉलिटिक्स बदल गई। आपको कितने वोट आए थे, कुछ याद है नामवर जी आपको? आप भूल गया हूँ मैं। भूल गए हैं। हाँ। आप दूसरे नंबर पर रहे थे, तीसरे दूसरे नंबर पर आप रहे थे। और हराना था हम लोगों को दरअसल कांग्रेस को, हमारा कहना था और कांग्रेस हार गई, ये खुशी की बात है। तो जब आप दूसरे नंबर पर रहे, लोहिया के खिलाफ आप लड़े, आपको फिर बाद में क्यों ऐसा लगा कि अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? मैं कोई शौक से नहीं गया था, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वही नौकरी मेरी लगी हुई थी। कभी इस तरह का तो पॉलिटिक्स मैंने की ही नहीं, लेकिन पार्टी ने कहा कि ये ऐसा मामला है और इसमें चलना चाहिए और उम्मीद है, मैंने कहा चलो चलते हैं। नामवर जी, और ये कई संगठन हैं हिंदी में, प्रलेस है, जलेस है, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जब सबके सरोकार एक हैं, मकसद एक हैं, एक ही भाषा के लिए सब काम कर रहे हैं, तो फिर ये लोग अलग अलग फ्रंट पे बैटिंग क्यों कर रहे हैं? आप राजनीतिक पार्टियां इतनी क्यों हो रही हैं उस पर से आपका सवाल नहीं उठता। और केवल 3 लेखक संगठन हो गए हैं वामपंथी, तो उन पर लोग के मन सवाल उठता है। चूंकि विचारधारा इनकी एक है। मैं कहता हूं कि वामपंथी विचारधारा मानने वाले को कितनी पार्टियां हैं, तो उनकी एकता की बात की जाती है ना।
तो यहाँ भी एकता हो गई है। प्रलेस, जलेस और जसम के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है। इन तीनों संगठनों में कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इनकी एकता जो है और मजबूत हो, और उनमें से कई लोगों ने कहा कि यह काम जो है सिर्फ नामवर सिंह कर सकते हैं। क्या आप इस तरह की कोई पहल करेंगे इन तीनों संगठनों को एक किया साथ है? जी। नया पथ की पत्रिका अभी निकली, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह हमारे यहीं के हैं, जी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उसमें मेरा भी छपा है जी। तो प्रदेश भी है उसमें, और जसम के लोग भी हैं, पत्रिका जलेस की है। हम लोग मीटिंग कर चुके हैं, उनके आयोजन में जाते हैं हम लोग, हमारे आयोजन में हम उनको बुलाते हैं। तो हमने कहा कि भाई जो वामपंथ के विरोधी हैं वे तो एक हो रहे हैं, और वामपंथ में आप फूट पड़ी हुई है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी जी कि चूंकि सत्ता केवल सीपीएम के पास थी जी, तो उन लोगों का सिर जरा चढ़ा हुआ था। अब नहीं है तो नशा उतर गया है, इसलिए वे लोग अब फिर एकता की बात करने लगे। जी जी। वरना पहले वो दादागिरी समझते थे कि हम तो राज करते हैं, आप लोग तो सड़क पर हैं। सत्ता जब छिन गई और आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, तो जाहिर है कि साहित्य और संस्कृति के मोर्चे पर हम लोग साथ हैं। ठीक है नामवर जी। आजकल ये एक देख रहे हैं कि मध्य वर्ग में खास करके जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो अपने बच्चों को हिंदी में नहीं पढ़ाता है हिंदी माध्यम से। ये एक हवा है बनाई हुई, गलत है। मैं एक ही मिसाल दे रहा हूँ जी। विश्व पुस्तक मेला होता है दिल्ली में, 2 साल में होता था, अब इस साल फिर हो रहा है, हर साल होगा। और दिल्ली पुस्तक मेला एक होता है। पिछले साल जी अगर आप उस भवन में जाएं जी, तो जितनी भीड़ हिंदी के स्टॉल पर थी उतनी अंग्रेजी में और चीज़ों में नहीं थी, और जितनी किताबें खरीदी गई। नहीं, आप नामवर जी पुस्तक मेलों का उदाहरण देकर कह रहे हैं, और मैं आपको स्कूलों का उदाहरण देकर कह रहा हूँ कि अब स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मुझे लगता है कि कम हो रही है। खास करके वो वर्ग जो है अपने बच्चों को हिंदी में नहीं पढ़ाना चाहता है, जिसके पास पैसा आ गया है, जो सक्षम हो गया है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा दे सके। आप उन स्कूलों की बात कर रहे हैं जो पब्लिक स्कूल है महानगरों के। हमारे तो जिसके पास भी पैसा आ जाता है वो अपने बच्चों को अपने स्कूलों में भेज देता है। वो तो ठीक है जी, तो एक ट्रेंड तो वो बनता जा रहा है ना नामवर जी? नहीं बन रहा है, ये गलत है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाने वाले लोग कितने हैं। अब वो जमाना गया, थोड़े से स्कूल होते थे, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, लिखते थे, जिनको पब्लिक स्कूल कहते हैं जी। लेकिन ज़्यादातर मैं दिल्ली के अनुभव पर कह सकता हूँ, हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। इंग्लिश की होती है पढ़ाई, लेकिन अब वो ज़माना गया जब प्रार्थनाएं इंग्लिश में हुआ करती थी, अब नहीं होती। इसलिए दबाव है ज़माने का। आप चले जाएं बस में, ट्रेन में, बाकायदे धड़ल्ले से हिंदी की बात हो रहा है। अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग कहाँ हैं अब? हमें ये बताए कि आपकी संसद में जी कितने लोग हैं अंग्रेजी में बोलते हैं? जी, संसद तो आईना है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम बोलने वाले हैं। दक्षिण के कुछ मिलेंगे, बाकी लोग तमाम लोग हिंदी में बोलते हैं। जी। हिंदी मीडिया हमारा छाया हुआ है, अंग्रेजी मीडिया की कितनी पहुंच है जी, ऑडियंस कितने हैं। इसलिए सरकारी कामकाज में भले ही कमी आ गई हो हिंदी के बारे में, जी जी, लेकिन और ये बाबुओं का है, अपना रोब दाब गालिब करने के लिए वो हिंदी में अनुवाद करवाते हैं, लिखते हैं अंग्रेजी में। जी। तो जो सिविल सर्विस के लोग हैं, ऐसे लोगों में चूंकि अंग्रेजी शासन की भाषा है, जी। अवाम से उनका कोई मतलब नहीं है। फाइल की भाषा अलग है और कामकाज की वो भाषा अलग है। लोग कहा करते थे कि जिस भाषा में वोट, उस भाषा में नोट। जी। ये मांग थी जी। कि वोट तो लेने आते हो तो हिंदी में लेते हो, और फाइल पर जो नोट लिखना होता तो अंग्रेजी में लिखते हो। इसलिए नारा हमारा था कि जिस भाषा में वोट, उस भाषा में नोट। तो हिंदी शिक्षा के माध्यम में आपको लगता है कि बरकरार रहेगी? हाँ। और अंग्रेजी उसको रिप्लेस नहीं करने जा रही है? जिसको कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जी जी जी। मजबूरी का नाम हिंदी है। तो हिंदी के भविष्य को लेकर चिंता बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी अपनी ताकत से और
जमाने को देखते हुए उसकी मांग है। नामवर जी, अब हम कुछ सवाल आपसे ऐसे पूछेंगे जिसके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे। चलिए। जी जी। क्या आप मानते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ में अब वो बात नहीं रही, उसने अपनी धार और स्वीकार्यता खो दी है? हाँ। जो सबसे मुख्य धारा है लेखक संगठनों की, वो धार उसने खो दी है। उसी मात्रा में जिस मात्रा में वामपंथ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने खोया है। और क्या एक अच्छा लेखक होने के लिए कम्युनिस्ट होना अनिवार्य है? अनिवार्य तो नहीं है जी, लेकिन वो कम्युनिस्ट हो या ना हो, लेकिन मार्क्सवाद एक नई दृष्टि देता है। दुनिया का एक ऐसा दर्शन है, क्रांतिकारी दर्शन है। वो प्रेरणा स्रोत कम्युनिस्ट पार्टी रहे या न रहे, लेकिन मार्क्सवाद तो प्रेरणा देता रहेगा जी, और देता रहा है। तो एक चीज ईमानदारी से बताइए नामवर जी, और दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या हिंदी में गैर कम्युनिस्ट लेखक उतनी आसानी से अपनी पहचान बना पाता है जितनी आसानी से कम्युनिस्ट लेखक बना लेता है? नहीं, सबको संघर्ष उतना ही करना पड़ता है। अच्छा। कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट होने से कोई लेखक नहीं होता, अपनी रचना से होता है। अच्छी कविता लिखता है, अच्छी कहानी लिखता है, अच्छा उपन्यास लिखता है। क्या हिंदी साहित्य में खेमेबाजी है? खेमेबाजी शब्द न इस्तेमाल करूँगा जी, लेकिन गुटबाजी तो छोटी छोटी हर जगह होती है। गुटबाजी है। हाँ। और इस गुटबाजी में आपको लगता है कि जो हिंदी का युवा रचनाकार है वो भ्रमित हो जाता है? नहीं, युवा रचनाकार बहुत समझदार है। वो बेवकूफ़ नहीं है, आप उसको नए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जी। क्या हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी के लेखकों ने खुद ईमानदारी से काम किया है पिछले 50 सालों में? देखिए, हिंदी का लेखक प्रचारक तो बनेगा नहीं जी, उसके हिंदी प्रचार की सभाएं दूसरी हैं, जिनका काम ही यही है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रदेश में हिंदी प्रचार करने के लिए सभाएं बनी हुई हैं। जी, हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व तो सरकार के ऊपर है, पैसा खर्च करता है, उसकी मिनिस्ट्री बनी हुई है। लेखक प्रचारक नहीं है, वो हिंदी का सेवक है, और सबसे बड़ी सेवा है कि वो अच्छा लिखे। तो हिंदी का लेखक अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है, हिंदी भाषा और साहित्य को दे रहा है। हाँ। क्या मंच कविता ने हिंदी कविता का बेड़ा गर्क करने का काम किया है? देखिए, जो मंच कविता थी तो गलेबाजी थी। जी, लोग तरन्नुम से पढ़ने वाले लोग जो हैं, मैंने कहा ना कि गलेबाजी और कविता पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बड़े कवियों में बहुत कम है जो बहुत अच्छा पाठ करते थे। जयशंकर प्रसाद बहुत खराब पढ़ते थे, सुमित्रानंद पद खराब पढ़ते थे, निराला अच्छा पढ़ते थे, जी, दिनकर अच्छा पढ़ते थे, अच्छा पढ़ते थे, गोपाल सिंह नेपाली अच्छा पढ़ते थे। तो कुछ लोग अच्छा लिखते भी थे, अच्छा पढ़ते भी थे। जी, आज भी अब चूंकि गलेबाज गीतकार लोग हैं ना, जी, जी, और कई गीतकार हैं जो उनकी जरिया ही है मुशायरे और कवि सम्मेलन में जाना, क्योंकि ये परंपरा तो मुशायरे की है। हिंदी में कवि सम्मेलन की परंपरा नहीं थी, मुशायरेबाजी, जी, 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 गलेबाज लोग होते थे। हिंदी में तो बिना गाए हुए कविता पढ़ी जाती है। तो इन लोगों ने नुकसान किया है। हाँ, मंच कविता ने हिंदी की मुख्य धारा की कविता को हाँ, नुकसान पहुंचाया है। और हिंदी के बड़े अखबारों में और पॉपुलर पत्रिकाओं में जो छपने वाली कविताएं हैं, उन्होंने भी कहीं से पाठकों को ये भ्रमित किया है कि हिंदी में अच्छी कविताएं नहीं लिखी जा रही। ऐसा आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल भ्रमित किया है। क्या हिंदी के लेखक पैसे और पुरस्कारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? केवल हिंदी के ही क्यों कहे जी, भाई, कि जिसे पुरस्कार मिलेगा वो प्रसन्न तो होगा ही, नाम भी होगा, पैसा भी मिल रहा है, तो पुरस्कार किसको काटता है? तो आप हिंदी के लेखकों को ब्लेम नहीं करेंगे? नहीं, कि उनमें लालच है, लोभ है, इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे? ये एक सामान्य सी बात है। ये तो ऊपर की आमदनी है ना। ऊपर की आमदनी है, और उस ऊपर की आमदनी के लिए जोड़ तोड़ करना, जुगाड़ करना वाजिब है। सब चलता है। ठीक है नामवर जी, इंटरव्यू अपने आखिरी दौर में है। इस वक्त आपकी नजर में हिंदी के 3 सबसे बड़े कवि कौन हैं इस वक्त? अब मैंने कोई सूची ऐसी बनाई नहीं है। नहीं, कम से कम 3 सबसे बड़े कवियों के नाम तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इस समय जो जिंदा है, जी, जो जिंदा है, एक तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, जी, केदारनाथ सिंह हैं, जी,
और तीसरे आजकल मैं नाम भूल जाता हूँ। विनोद कुमार शुक्ल, केदारनाथ सिंह और तीसरे आपको यहीं से लेना है, अरुण कमल को ले लीजिए। अरुण कमल को। अशोक वाजपेयी कहाँ पर आएंगे? अच्छे कवि हैं, लेकिन हिंदी के यार 3 कहा तो उस 3 वाली सूची में अशोक जी नहीं आते। नहीं आएंगे। टॉप 10 में आएंगे? हाँ? टॉप 10 में आएंगे? आ जाएंगे। टॉप 10 में आ जाएंगे। और हिंदी के 3 सबसे बड़े कथाकार उपन्यासकार इस वक्त कौन है? बड़ा टेढ़ा सवाल है। जिन लोगों के पढ़ता हूँ जी, एक को आजकल असल में याददाश्त हमारी कुछ ख़राब हो गई है, तो आप तो इंसाइक्लोपीडिया हैं, आपकी याददाश्त की तो दुनिया दाद देती है। नहीं, अब उम्र के साथ 87 साल की उम्र में स्मृति जवाब दे रही है। एक तो उदय प्रकाश है। जी जी जी। बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखा उदय प्रकाश ने। और राजेंद्र यादव ने बहुत दिनों से लिखा नहीं है। मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा एक दौर की थी, लेकिन नए लेखक लिखने वाले जी। कुछ और भी कहानीकार उपन्यासकार तो आ रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल की अभी मृत्यु हुई है। जी जी। उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल बहुत अच्छे उपन्यासकार भी। तो विनोद कुमार शुक्ल को आप दोनों श्रेणियों में रखेंगे, कविता और कथा और उपन्यास दोनों में। तो उदय प्रकाश भी कवि और कथाकार बहुत अच्छा है। केदारनाथ सिंह कवि बहुत अच्छे हैं। जी 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 जी। तो उन कवियों में उनका नाम है। अशोक वाजपेयी को भी कवि के रूप में गिन सकते हैं। जी जी जी। और राजेश जोशी हैं। राजेश जोशी बहुत अच्छा है। चंद्रकांत देवताले हैं। जी जी। बहुत अच्छे कवि हैं। जी जी जी। तो कविता पर आपकी नज़र ज़्यादा रहती है? हाँ, क्योंकि कविता पढ़ने में समय कम लगता है, कहानी पढ़ने में ज़रा उपन्यास में टाइम लगता है। नामवर जी, ठीक है। आप जो है, हम आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं। 87 साल के आप हो गए, जैसा आपने खुद भी बताया। हिंदी के जो पाठक हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते होंगे। आपका स्वास्थ्य इन दिनों कैसा रहता है? कोई गंभीर बीमारी नहीं है। बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। बावजूद इसके मैं सफ़र करता हूँ, जहाँ लोग बुलाते हैं आता हूँ। तो हाथ पांव तो अभी चल रहे हैं आप लोगों की शुभकामनाओं से, और जीवन से निराश नहीं हूँ, जीने की तमन्ना तो है। बिल्कुल, आप सीधे खड़े होकर चलते हैं, लगातार आप सफ़र कर रहे हैं, किसी तरह की कोई बीमारी, कोई मेडिकल लक्षण नहीं है, सब सकुशल मंगल है। नामवर जी, आप शतायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहां।